हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। और आज का क्लास हमारा जो है एक बहुत पिक पॉइंट पर हम आज लेकर के आ गए हैं, क्योंकि आज का हमारा जो क्लास होगा वो बिहार विधानसभा, यानी आज हम सभी को पता है कि बिहार में चूंकि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री के शपथ लेने जा रहे हैं। तब यहाँ पर प्रश्न इतने सारे आपके सामने हैं कि सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि नीतीश कुमार जी जो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे भारत में बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं। सभी राज्यों में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने? सबसे लंबा किनका कार्यकाल रहा? किस राज्य का मुख्यमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे? वही नीतीश कुमार जी 10वीं बार बनने जा रहे हैं। तो अब बिहार के यदि इतिहासों में देखा जाए तो बिहार के इतिहासों में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके हाथ रहा? और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये हमारी होगी कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुए, और इस बिहार विधानसभा का चुनाव हमारा 2 चरणों में चला है, हम सभी को पता है। तो जो 2 चरणों में हमारे बिहार विधानसभा का चुनाव हुए हैं और इसमें कितने हमारे मतदाता ने वोट किया, चूंकि ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को जीत के एक बहुत बड़ा जो पक्ष है वह पक्ष है कि महिलाओं यानी महिला जो मतदाता हैं, यह महिला मतदाताओं को नीतीश कुमार के प्रति उनका झुकाव रहा है। जैसे कि नीतीश कुमार जी ने गरीबों के लिए, कहेंगे बुजुर्गों के लिए, जहां पर पहले 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 1100 रुपया कर दी गई है। उसके अलावा देखेंगे तो महिलाओं को, बिहार के महिलाओं को रोजगार करने के लिए खास तौर पर वैसे महिलाएं जो जीविका से संपर्क में थे या जीविका से में वो कांटेक्ट थे, उनके 10,000 रुपया सरकार ने दिया है। चुनाव के ठीक पहले 2 लाख रुपया और देने की प्रावधान किए गए हैं। तो अब उसके बाद 125 यूनिट जो बिजली है उसको भी फ्री करने की बात हुई। तो क्या मैं मानूं कि ये सारे जो प्रस्ताव थे या नीतीश कुमार जी के द्वारा जो उठाए गए कदम थे, क्या एक कदम नीतीश कुमार को पुनः 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया है? ये सारे चीजों को हमें अभी जानना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि आज बिहार विधानसभा का जो मुख्यमंत्री का जो शपथ होने जा रहे पहली बार होगा, क्योंकि अभी तक यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का जो शपथ ग्रहण होते थे वह राजभवन में हुआ करता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। जो बिहार यानी पटना के जो गांधी मैदान है, ये पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। आज सुबह से ही आप देखेंगे, पिछले रात से ही आप देखेंगे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है पटना में दौड़ रही है। चारों तरफ चौक चौबंद जो होता है सुरक्षा के नजारा देखने को मिल रहे हैं। एनएसजी जो है पूरी पटना और जो हमारा गांधी मैदान का जो इलाका है उसे चौक चौबंद अपनी सुरक्षा अपने कब्जे में ले चुका है। तो अब प्रश्न होता है कि आज बिहार में क्या नीतीश कुमार जी, जैसे ये भी हम लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार जी का जो सीट आया है कहीं न कहीं बीजेपी से कम है, फिर भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात हुआ है, नीतीश कुमार ही 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। ये सारी चीजों को आज हम लोग लंबे यानी जो एनालिसिस होता है एनालिसिस को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा, है ना। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वह मैं भी हेडिंग डाल देता हूं, बिहार विधानसभा चुनाव। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 2025 यानी 2025 के जो हमारा बिहार विधानसभा का चुनाव हुई थी, इस पे आज हम लोग लंबी बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, सबसे पहला याद रखना है कि यह बिहार विधानसभा जो विधानसभा का जो चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव 18वीं है। ध्यान देंगे, चुनाव कईवीं है? 18वीं है। क्योंकि भारत में यदि पहली बार विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो हमारे भारत में 1950 में संविधान लागू होता है, और देश में चाहे हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का चुनाव और राज्यों के जो विधानसभा का जो चुनाव था, ये दोनों हमारे भारत में एक ही साथ हुए थे। और यह 1951-52 में जो था, भारत में पहली बार राज्यों के विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो थे 1951-52 में हुआ था। और इस तरह से 1951-52 से अभी तक यदि देखा जाए तो ये बिहार विधानसभा के पहली बार आपसे पूछे जाएंगे कि हमारा कैवां चुनाव था बिहार का, तो ये हमारी 18वीं विधानसभा का चुनाव रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, इसका जो हम चुनाव बिहार में जो कराए गए, यह मुख्य रूप से देखिएगा तो 2 चरणों में कराई गई है। कितने चरणों में? यह 2 चरणों में आपका चुनाव जो है ये चुनाव कराया गया है। और ये 2 चरण आपके लिए बहुत मायने रखता है कि वह 2 चरण कब कब हुए। तो बिहार विधानसभा का जो 2 चरण का हमारा चुनाव हुआ, यह 2 डेट हमारा रहेगा। एक रहेगा 6 नवंबर, ठीक है, यानी 6 नवंबर को पहला चुनाव हुआ और यह 121 सीट पर हुआ था। ध्यान देंगे
121 सीटों पर हमारा पहला जो था, ये पहला हमारा चुनाव जो 6 नवंबर को हुआ वह 121 सीटों पर हुआ। उसके बाद आपका 11 नवंबर का आपका दूसरा हुआ और यह 122 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए। और इस तरह से हम कहेंगे कि बिहार में विधानसभा की यदि बात करें तो बिहार में विधानसभा के कुल जो हमारा सीट है वह कुल सीट हमारा 243 है। क्लियर हुआ। जहां पर बहुमत की बात यदि किया जाए तो बहुमत के लिए हमें 122 हमें सीट की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे कितने, तो 122 हमें सीटों की आवश्यकता होती है बहुमत प्राप्त करने के लिए। और अब होता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो गई और बिहार विधानसभा के 18वें चुनाव जो हुए हैं इसका यदि परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम भी आ चुका है। और इसका परिणाम आया है कब, तो यह आया आपका 14 नवंबर 2025 को इसका परिणाम आ चुका है। तो अब प्रश्न यहां पर दो क्लियर हो गए कि बिहार विधानसभा का चुनाव हमारा 2 चरणों में होता है, एक 6 नवंबर और एक हमारा 11 नवंबर। जहां पर 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव होती है और 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होती है। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 243 जो सीट्स होंगे ये 243 आपके सीट आ जाते हैं। क्लियर होगा। और अंतिम रूप से इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो परिणाम होता है, इसका रिजल्ट आपका 14 नवंबर को आ जाती है। और इस तरह से बिहार का 18वीं विधानसभा का जो चुनाव था यह 18वीं विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। तो अब यहां से देखो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो हमारी ये क्वेश्चन हो गई कि ये कब हुआ या ये हमारे विधानसभा के जो चुनाव थे ये कितने कैसे कैसे हुए। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि जो पहले हमारी विधानसभा के चुनाव हुए यानी 6 नवंबर की बात करेंगे तो अब यहां पर होगा कि 6 नवंबर के जो चुनाव हुए इसमें कितना प्रतिशत हमारे यहां मत हुआ यानी मतदान हुआ, तो लगभग 65.08। ध्यान देंगे तो 6 तारीख जो था ये 65.08% यहां पर मतदान हुआ है। ध्यान देना पहले कितने मतदान हुए, तो इसमें पहला जो दिन था इसमें 65.08% मतदान जो थी बिहार में हुई है। और दूसरा जो होगा वो 68.74%। दूसरा जो हुआ इसमें 68.74% हमारी मतदान हुई है। यानी ये डेटा भी आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए कि पहला जो हमारा सीट का जो चुनाव हुआ तो बिहार का जो विधानसभा के चुनाव हुए तो 6 नवंबर के चुनाव में जो बिहार में जो वोटिंग हुआ यह लगभग 65.08% हुआ। वहीं यदि दूसरे दिन की बात करें यानी 11 तारीख की बात करें तो बिहार में 68.74% का रिकॉर्ड हुआ। इस तरह से हम कहेंगे कि बिहार में यदि हम मतदान की बात करें तो ये जो हमारी मतदान है तो इस मतदान का इतिहास यदि देखा जाए तो मतदान आप 1951 से 51 में देखेंगे तो 51 से अभी तक बिहार के चुनाव में यह एक रिकॉर्ड हासिल की गई है। अभी तक बिहार के चुनाव में इतना मतदान नहीं हुई थी जो कि बिहार के चुनाव में 2025 के चुनाव ने अपना रंग दिखा दिया है। इज इट क्लियर। अब होती है इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको पता ही है ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस प्रकार से यदि देखेंगे तो दोनों चरणों की बात करें, ठीक है, तो अब हमारे यहाँ दोनों चरण हुए। अब 2 चरण फिर से याद रखेंगे तो हमारा 2 चरण कौन कौन हुआ है डेट याद करेंगे तो हमने बताया एक हमारा 6 नवंबर का था और एक हमारा 11 नवंबर का, ठीक है। और 6 नवंबर वाला यदि देखा जाए तो 6 नवंबर में हम आपको बताया कि 65.08 है ना, 65.08% हमारा मतदान हुआ और टोटल सीट 121 सीटों पर चुनाव हुए। वहीं दूसरा यदि देखा जाए तो हमने बताया आपका 68.74 है ना, 68.74% यहाँ पर मतदान हुआ। और यहाँ पर सीट की बात करें तो 122 सीटों पर चुनाव हुए। और अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो जो रिजल्ट हुआ यानी परिणाम जो हुए यह परिणाम भी आपको डेट याद करना है और यह परिणाम था आपका 14 नवंबर। क्लियर हुआ। अब मायने सी बात है यहाँ पर दोनों को यदि देखा जाए तो आपका यदि अंतिम रूप से पूछता है कि दोनों जो हमारा चरण था तो दोनों चरणों में यदि देखा जाए तो दोनों चरणों को मिलाकर, ठीक है, चरणों को मिलाकर टोटल हमारे पास वोटिंग कितने हुए मिलाकर जो हमारे मतदान हुए हैं। यदि एक क्वेश्चन बाय द वे आपसे पूछ दिया जाए कि दोनों चरण को यदि मिला दिया जाए तो मतदान जो हुए हैं
यह लगभग देखिएगा तो 66.91% जो है मतदान हुआ। तो देखो 3 क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला चरण में 65.08% मतदान हुआ जो 121 सीटों पर था। दूसरा चरण में 68.74% हुआ जो 122 सीटों पर हुआ। परिणाम 14 नवंबर को हुए और दोनों चरणों को यदि हम जोड़ देते हैं तो अंतिम रूप से जो हमारा बिहार में जो मतदान हुआ है यह मतदान लगभग 66.91% पर बिहार में मतदान हुए हैं। यानी दोनों चरणों को मिलाने पर कुल यदि मतदान करें, ये मतदान में यहाँ पर हेडिंग में डाल देते हैं बल्कि कुल भी, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन न छूट सके। तो ये आपका कुल जो मतदान हुआ लगभग 66.91%, मोटा मोटी आप कह सकते हैं 67% के करीब जो है बिहार में कुल हमारी मतदान हुई है। इज इट क्लियर? अब इससे हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो बिहार में हुआ, तो इस तरह से कह सकते हैं ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान हुआ है। मतदान हुआ कब से कब तक? तो यदि हम 1951-52 से लेकर 2025 के इतिहासों को देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में, और राज्यों की बात करें बिहार में, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मतदान जो हुई ये 2025 के चुनाव में हमारा सबसे ज़्यादा चुनाव में मतदान हुआ है। क्योंकि इस आधार पर यदि हम बताएं तो आपको याद करा दूं कि यदि हम 2020 में विधानसभा का जो चुनाव बिहार में हुई थी, तो बिहार में जो विधानसभा 2020 का जो चुनाव था यहाँ पर मात्र देखिएगा तो 57.29% हमारे मतदान हुए थे। क्लियर हुआ? कुल की यदि बात करें तो 2020 में बिहार में जो मतदान, कुल जो मतदान हुआ था यह मात्र 57.29% हुए। और वहीं पर यदि देखा जाए तो 2025 के यदि हम चुनाव की बात करें तो 2025 के चुनाव में यह 66.91% मतदान हुआ। यानी यदि प्लस की बात करें तो कितना प्लस हुआ ये भी आपको याद रखना होगा। तो लगभग देख सकते हैं 11 में से 9 गया, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, है ना। 8 में से 2 गया तो 6 पॉइंट आ जाओ, है ना। यहाँ पर 6 तो 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया तो 9, यानी लगभग देखिएगा तो 9.62% हम कहेंगे कि बिहार में 2020 से 2025 में यदि देखा जाए तो लगभग 9.62% मतदाता जो थे या मतदान जो हुआ, ये मतदान ज़्यादा हुई या वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 9.62% जो है ये बिहार के चुनाव में, इस साल के चुनाव में मतदान हमारा बिहार में सबसे ज़्यादा हुआ है। क्लियर हुआ? अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो हम पुरुष और महिलाओं को भी हम बात करेंगे। तो चूंकि जैसा कि हमने बताया अभी जस्ट फर्स्ट लाइन में ही आपको बताया कि बिहार में आपको सरकार यदि बनानी है तो सरकार बनाने के लिए आपको एक बहुमत की बात हुई है, और बहुमत में आपको 122 सीट लानी होगी तभी आप सरकार बना पाएंगे, अदरवाइज आप सरकार नहीं बना पाएंगे। तो बहुमत के लिए आपको 122 सीटें चाहिए, कम से कम आपको 122 सीटें चाहिए। अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम ये भी कहेंगे कि 2025 का जो हमारा चुनाव हुआ है, ये 2025 के चुनाव में, ठीक है, चुनाव में महिलाओं की यदि बात किया जाए तो महिलाओं का मतदान सर्वाधिक हुआ। क्लियर हुआ? लगभग देखिएगा तो हम कहेंगे लगभग 9% अधिक। पुरुषों से यदि देखिएगा तो लगभग 9% अधिक महिला जो हैं इसमें मतदान किए हैं। और ये भी माना जाता है कि बिहार में महिलाओं का जो वोटिंग होता है वह पुरुषों से अधिक जब होता है तो ये नीतीश कुमार के ही सरकार हमेशा बनते आए हैं, ये अभी तक ये रिकॉर्ड देखा गया है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि यदि हम बिहार की बात करें तो अब क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बिहार में हमारा कुल मतदाता कितने हैं, है ना। तो बिहार में यदि देखा जाए तो कुल हम मतदाता की बात करें तो बिहार में हमारा कुल मतदाताओं की संख्या यदि हम SIR जो आया था उस रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो 7.43 करोड़ जो हैं ये बिहार के कुल मतदाता हैं। और इस कुल मतदाता को यदि आप मेल और फीमेल में यदि करेंगे, यानी मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार में जो हमारी कुल मतदान हुई है इसमें पुरुषों की आबादी यदि देखें 3.92 करोड़ जो हैं इसमें पुरुष मतदाता हैं। कितना? 3.92। ये मेरा नहीं है बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। और इस तरह से कहा गया कि बिहार में टोटल मेल 743
7.43 यानी 7,43,00,000 से अधिक जो बिहार में टोटल जो हमारा मतदाता हैं उनमें 3.92 करोड़ जो है वह पुरुष मतदाता हैं और लगभग 3.5 करोड़ यदि देखिएगा तो लगभग 3.5 करोड़ जो है महिला मतदाता हैं। 3.5 करोड़ जो है ये महिला मतदाता हैं। अब यहाँ पर यही सोचने वाली बात है कि यदि पूरी की पूरी यदि हम लिस्टों की बात करें तो पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की वोटिंग बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है। क्लियर हुआ। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो अब क्वेश्चन यहाँ पर बनेगी, 2-3 क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये जो है अभी 10वीं बार देखा जाए तो 10वीं बार ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनेंगे और आज इनका शपथ ग्रहण है, क्योंकि आज आपका 20 नवंबर है, 20 नवंबर 2025। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब इनका शपथ ग्रहण जो होगा, ये शपथ ग्रहण आपका पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। ठीक है, गांधी मैदान आपका पटना में इनका होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार यदि देखा जाए तो पहली बार या अभी तक यदि देखा जाए तो लगातार मैं ही कर देता हूं, तो लगातार यदि देखेंगे तो लगातार ये 2005 से है ना 2025 तक अभी ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब आने वाले समय में यदि देखा जाए तो इस तरह से यदि आप ऐड करते हैं तो 2005 से अब चल जाएंगे 2030 तक, यानी इसका एवरेज देखिएगा तो ये 20 नहीं हो गया, टोटल 25 साल, यानी 25 साल ये सीएम रहेंगे और बिहार में रिकॉर्ड इनका एक हासिल होने जा रहा है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये सारे तो चीजें की बात है। अब होता है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों, यह भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और इस साल जो 2025 का जो चुनाव है, ये 2025 के चुनाव में इनका 85 सीट आई है। इज इट क्लियर, 85 सीट्स इनकी आई है जेडीयू का। यदि बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के 89 सीट्स आई है। यदि आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करते हैं तो इनका 19 सीट आया है। हम की बात करते हैं है ना, तो इनका 5 सीट आया है। ये रालो सपा की बात करते हैं तो इसमें इनका 4 सीट आया है। और इस तरह से यदि देखा जाए तो जेडीयू जो है एक एनडीए का पार्ट है और इस तरह से एनडीए 202 सीट लेकर के आई है। क्लियर हुआ। अब प्रश्न होता है कि पूरे चुनाव में यदि देखा जाए तो हमें बहुमत के लिए मात्र 122 सीट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर सीट बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है, यानी 202 सीट ए जो है एनडीए लेकर के आए हो। इस तरह से पुनः एक बार विधायक दल के नेता यदि देखा जाए या एनडीए दल की यदि हम बात करें तो एनडीए दल के नेता यदि देखा जाए तो नेता के रूप में नीतीश कुमार जी जो हैं, ये नीतीश कुमार जी को स्वीकार कर लिया गया है और इस तरह से बिहार के 10वें बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब होता है कि यदि इनकी पूरी हम लिस्ट की बताएं कि कौन कितने सीट लेकर के आए हैं तो थोड़ा कितने सीटों पे कौन लड़ा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हमें एक और इस पे आते हैं पहले फिगर पे, उसके बाद हम और बात पीछे करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। तो ऐसा अब हम लोग करते हैं कि कौन कितने सीट पे लड़ा और कौन कितना जीता, है ना। तो यहाँ पर एक आप छोटा सा जो है ग्राफ तैयार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 89 सीट जीता है बाई 101, यानी 101 सीटों पर बीजेपी लड़ा था और इस तरह से 101 सीट में बीजेपी जो है 89 सीट को जीता है। इज इट क्लियर। वहीं जेडीयू की बात किया जाए तो जेडीयू 85 सीट जीता है और इन्होंने भी 101 सीट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो बड़े सीट लाए हैं उन पे ही बात किया जाए। ठीक है, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आर। ठीक है, तो ये लोग यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19 सीट जीते हैं और टोटल 29 सीट पर इन्होंने चुनाव को लड़ा था। यानी 29 सीट में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वह 19 सीट चिराग पासवान की पार्टी जीती है। उसके बाद यदि देखा जाए तो आवामी यानी HAM जो है, हम जो पार्टी है, यह 5 सीट जीता है और 6 सीट पर चुनाव लड़ा था। कितने?
5 सीट इन्होंने जीता है और 6 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। इज इट क्लियर? अब होता है एक और, इसके बाद जनशक्ति क्या नाम था वो जो कुशवाहा जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है ना। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM जो है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो था ये 4 सीट पर ही लड़ा था और चारों सीट इन्होंने जीत गया। ऐसे समझ के आते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरे का पूरे जो है आपका एनडीए का भाग है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यदि देखा जाए तो एनडीए का भाग है और एनडीए ने बहुत अच्छा कर सकते इस साल के चुनाव में इन्होंने अपना परचम लहराया। पिछले साल की अपेक्षा इस साल देखा जाए तो नीतीश कुमार या बीजेपी जो भी पार्टियां हैं ये बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो ये इनका एक आंकड़ा है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन कितना सीट जीता, कौन कितना हारा। ठीक है, उसके अलावा यदि आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी जो है ये 25 सीट जीता है और 141 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। ध्यान देंगे, जो आपका राजद है ये राजद 141 सीट पर चुनाव लड़ा था और इन्होंने 25 सीटों को इन्होंने जीता है। वहीं यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 61 सीट पर जीता था और इन्होंने 6 सीट को जीता है। 61 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने 6 सीट जो है इन्होंने जीता है। CPI-M की यदि बात किया जाए तो CPI-ML यदि देखेंगे तो ये जो लेनिन वाला जो पार्टी रही इनका यदि आप देखेंगे तो लिबरेशन जो है, इसका ML के बाद भी L आप कर सके क्योंकि लिबरेशन भी इसमें ऐड होता है। तो ये जो CPI-MLL जो था इनका जो है बाबू लोग देखेंगे तो 20 सीट पर इन्होंने लड़ा था और 2/2 इनका 20 आया है, यानी 20 सीट पर इन्होंने लड़ा और टोटल इन्होंने 2 सीटों को इन्होंने जीता है। ठीक है, अब CPI-M ये सब हमारा इंडिया गठबंधन का यदि देखा जाता है। उसके बाद CPI-M हो गई अच्छा, एक आपका ओवैसी की पार्टी थे है ना, और वो AIMIM था, AIMIM है ना। तो ये जो है ये ओवैसी की पार्टी है, तो इन्होंने भी 25 सीट पर लड़ा था। ठीक है, लेकिन 5 सीट इन्होंने जीता। 25 सीट पर इन्होंने लड़ा था लेकिन इन्होंने 5 ही सीट जीत पाए हैं। उसके अलावा यदि देखेंगे तो आपका इंडियन इंक्लूसिव पार्टी था II है ना, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, यह एक ही सीट ही जीता है। ऐसे समझते हैं डायरेक्ट IIP के बारे में, एक ही सीट लिखा। माकपा CPI-M जो था 1 सीट, माकपा CPI-M जो है इन्होंने भी 1 सीट जीता और एक बहुजन समाज पार्टी भी इस साल प्रोजेक्ट किया था। तो बहुजन समाज पार्टी की यदि बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी BSP भी 1 सीट जीता है। तो इस तरह देखा जाए तो बिहार का जो टोटल हमारा 243 जो सीट थी, यह 243 सीट का हमारा आंकड़ा जो है ये आपके सामने है। कौन कितना सीट पर लड़ा, कौन कितना सीटों को जीता, क्योंकि एग्जाम में आपसे रिलेटेड ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कितने सीट पर लड़े और कौन कितने सीट पर जीते। अब यहाँ पर प्रश्न सबसे बड़ी ये होती है कि आखिर ये सारे गतिविधियां सभी जानने के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है ना। यदि हम बात करते तो बिहार में सबसे लंबा यदि देखा जाए तो सबसे लंबा CM का कार्यकाल हमें देखना होगा। उसके बाद भारत के सभी राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में ऐसे कौन व्यक्ति रहे जो सबसे लंबे समय तक भारत में किसी राज्यों का CM रहे हैं। तो इसके लिए एक आपके लिए मैं ग्राफिंग करा रहा हूं। तो देखिए अभी जो हमारा है ये आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर ये देखिए ये हैं ओवैसी, और ये जो ओवैसी हैं ओवैसी के जैसा कि बताया कि ओवैसी 5 सीट जो है इन्होंने जीता है, सीमांचल के सीट पर इन्होंने जीता है। कांग्रेस जो है 6 सीट्स इन्होंने जीता है, 61 सीट पर इन्होंने राहुल गांधी ने लड़ा था। 141 सीट पर तेजस्वी ने लड़ा था और इनका 25 सीट इन्होंने जीत पाए हैं। अब ये है मोदी जी यानी बीजेपी। तो बीजेपी जैसा कि हमने बताया इन्होंने 89 इन्होंने सीट्स जीते हैं। उसके बाद आ जाइए नीतीश कुमार जी हैं, ये 85 सीट इन्होंने जीते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार बनने जा रहे हैं। ये हैं चिराग पासवान जी, ये 19 सीट जीते हुए हैं। और ये हैं हम यानी 5 सीट ये भी जीत रखे हैं। और सबसे बुरा हाल बिहार के चुनाव में यदि किसी का हुआ तो ये हैं प्रशांत किशोर जी। ठीक है, ये हैं प्रशांत किशोर जी। और ये प्रशांत किशोर जी जो राजनीति के गुरु माने जाते थे, बिहार के चाणक्य कहे जाते थे। सबसे बुरा हाल यदि किसी का हुआ है तो ये इनका हुआ है कि इनको डबल लड्डू मिला है। क्लियर हुआ। तो सबसे यदि स्थिति खराब यदि देखा जाए
तो सबसे खराब स्थिति यदि किसी का हुआ तो ये पूरे के पूरे चुनाव में कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रशांत किशोर का ऐसी हालात होगी। यानी जन सुराज इनकी पार्टी का नाम है साहब। तो ये जो जन सुराज जो है, ये जन सुराज को यदि देखा जाए तो 00/243 243 सीटों में इनकी सबसे बदतर जो स्थिति होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी भी कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि मेरे साथ ऐसा बिहार में होगा, क्योंकि बेचारे बिहार को बदलने आए थे। लेकिन समस्या यहाँ पर विकराल ये बन गई कि बिहार और बिहार के लोगों ने ही इनको बदल दिया। ठीक है, बिहार और बिहार के लोगों ने ही प्रशांत किशोर जी को बदल दिया। एक बहुत बड़े राजनीतिकार जो थे उनको बिहार में कहीं जगह नहीं मिले। अब होता है कि फिर से एक बार हम देख लेते हैं तो किनको कितना मिला, फिर हम आगे बात करेंगे। तो बीजेपी है तो ऑलरेडी याद हो गया होगा, बीजेपी 89 सीट जीता है। जेडीयू की यदि बात किया था, जेडीयू 85 सीट जीता है। आरजेडी की बात किया जाए तो आरजेडी ने 25 सीट जीता है। एलजेपीआर है ना, एलजेपीआर भी रामविलास, तो ये 19 सीट जीते हैं। अदर्स कह सकते हैं, यानी जो अन्य हैं, इन्होंने 9 सीट जीते हैं। हम यानी सेकुलर, ये 5 सीट जीता है। AIMIM ये 5 सीट जीते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट जीते हैं। तो मुझे लगता है सभी डेटा जो है आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे काफी डेप्थ में, और वह होगा कि आखिर सबसे लंबे समय तक सीएम ये सब कौन रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे की बात करेंगे, क्योंकि जैन रोजगार क्लासेस हमारी इसीलिए जानी जाती है क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो काफी डेप्थ में बताते हैं, और हमारा यही कोशिश होता है कि आप जिस एग्जाम में जाएं आपका कोई क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि जब क्वेश्चन छूट गया तो मेरा जैन रोजगार क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप जो भी तैयारी करें और जो भी आपको बताया जाएगी एकदम जीरो से हीरो तक आपको बताया जाएगी। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से आप बताएंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो अभी हमारा पहला जो एपिसोड है इसमें है सबसे लंबे कार्यकाल वाला। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल देखा जाए तो सबसे लंबे कार्यकाल भारत में कौन सी मुख्यमंत्री के रहा, कौन सी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो सबसे लंबे कार्यकाल तक भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री रहे। तो पहला नाम आता है पवन कुमार चामलिंग का। क्या नाम है? पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक रहे हैं। यानी चामलिंग टोटल 24 साल 165 दिन रहे हैं। टोटल 24 साल 165 दिन रहने का रिकॉर्ड जो है वो पवन कुमार चामलिंग का है। नीतीश कुमार के यदि इस रिकॉर्ड में देखिएगा तो 8वां नंबर पे आएगा। दूसरा नंबर आता है नवीन पटनायक, उड़ीसा, ये भी लगभग 24 साल 99 दिन रहे हैं। यानी भारत में सबसे लंबा समय तक रहे तो पवन कुमार चामलिंग रहे, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तीसरा नंबर पे ज्योति बसु जी का आता है, पश्चिम बंगाल में 23 साल 137 दिन रहे हैं। चौथे नंबर पर गोंगोंग अपांग है अरुणाचल का, ये 22 साल 250 दिन रहे हैं। 5वें स्थान पर लाल थन हावला, तो हावला जो है मिजोरम के हैं, ये 22 साल 60 दिन रहे, यानी 5वें स्थान पर रहे हैं। 6ठे स्थान पर वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के हैं, और ये टोटल यदि देखिएगा तो ये 21 साल 13 दिन इनका कार्यकाल लंबा रहा है। यानी इस आधार पे वीरभद्र सिंह जो है 6ठे स्थान पर भारत के किसी मुख्यमंत्री में लंबे समय तक रहने वाले रहे हैं। 7वां है मानिक सरकार जी, त्रिपुरा के हैं, यह टोटल 19 साल 363 दिन रह चुके हैं। और उसके बाद हैं नीतीश कुमार जी, जो 2000 से अभी तक बने हुए थे, तो यह 19 साल 93 दिन रह करके 8वें नंबर पर थे। यदि ये 25 साल पूरा कर लेते हैं, अगला 5 साल यदि पूरा कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत में यदि देखा जाए तो अभी यदि हम देखा जाए तो अभी जो नीतीश कुमार जी जो हैं, अभी नीतीश कुमार का स्थान यदि देखा जाए इसमें तो 8वां रैंक पूरे भारत में मिल रहा है। लेकिन यदि ये 5 साल अगला जो होगा, ये अगला 5 साल का ये पूरा कर लेते हैं कार्यकाल, तो ऐसे हालात में ये भारत का यदि देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा समय तक, है ना, सबसे लंबा समय तक यानी 25 साल तक भारत में किसी राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का इतिहास रच देंगे। तो अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार जी इस इतिहास को रचते हैं या इस इतिहास को रचने में असफल हो जाते हैं। हमारी आप सभी की शुभकामनाएं इनकी रहेगी कि 25 साल अपना रिकॉर्ड पूरा कर लें। ठीक है, उसके बाद 9वां स्थान पर एम करुणानिधि का आता है,
जो कि टोटल 18 साल 362, और प्रकाश सिंह बादल जी आते हैं 18 साल 250 दिन। तो ये भारत के ऐसे 10 लोगों की मैं चर्चा किया है, जो 10 लोगों का इतिहास रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी तक पवन चामलिंग जो हैं, ये पवन कुमार चामलिंग जो हैं सिक्किम के, इनका ही रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि 24 साल 165 दिन का इनके पास इतिहास है। सबसे लंबे समय तक भारत में किसी राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इज इट क्लियर? अब होता है कि यदि बिहार की हम बात करें तो बिहार में कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक रहे, है ना। बिहार की बात करें तो देखो, अभी तो बिहार की यदि हम इतिहास की बात करें तो बिहार में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी का है। क्लियर हुआ? हाँ, आने वाला समय में भारत में इनका एक रिकॉर्ड बनेगी, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार जी यदि देखा जाए तो 2005 से लेकर के 2025 तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसमें टोटल यदि देखा जाए तो 6485 दिन 6485 दिन नीतीश कुमार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, संभाले हैं। बीच में इधर उधर भी हुए हैं, वो सभी जोड़ घटाव करने के बाद 6485 दिन का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। दूसरा श्री कृष्ण सिंह, यही श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो जो बिहार के देखिएगा तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री यदि देखा जाए तो बिहार के यही रहे थे, जिनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। ये 3199 दिन रहे हैं। क्लियर हुआ? तीसरी बात, राबड़ी देवी की यदि बात किया जाए तो ये 2746 दिन रहे, इसका तीसरा रिकॉर्ड इनके पास है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। गुड मॉर्निंग संदेशी जी, बाद डिले आप ज्वाइन कर रहे हैं जी। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किया है, और आने वाले जब 2030 होगा और 2030 तक यदि ये मुख्यमंत्री रह जाते हैं तो ये भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला कोई व्यक्ति हो जाएंगे। तो मुझे लगता है सभी डेटा आपको आराम से समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा आपको जो है पूरा ऑपरेशन मैंने कर दिया है, क्योंकि अब हमारी कोई भी एग्जाम होगी बिहार से या भारत में कोई भी यदि विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक हमने जो रिकॉर्ड हमारे पास था, इस हम रिकॉर्ड को भी हम आपके सामने रखने की कोशिश किए, जिससे कि आप आराम से इसको जानें और समझें, तब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक लेकर के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखो, अगला हमारा है राजा राम मोहन रॉय। अब आपको लग रहा होगा कि सर राजा राम मोहन रॉय की चर्चा आप क्यों करना चाहते हो। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय का चर्चा करने के एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन चुका है। तो हैशटैग देते हैं राजा राम मोहन राय। अब आप सभी को पता होगा कि राजा की उपाधि इनका जो है राजा, ये राजा की उपाधि जो है, ये उपाधि देने वाला कौन है। तो उपाधि देने वाला व्यक्ति जो है अकबर द्वितीय के नाम सुना होगा। कौन है? अकबर द्वितीय जो था, ये अकबर द्वितीय ने इसे राजा का उपाधि दिया था। इनका रियल यदि नाम देखिएगा तो इनका रियल यानी असली जो नाम है, इनका असली नाम केवल राम मोहन राय था। ये उपाधि इनको राजा को दिया गया, और उपाधि राजा को देने वाला जो था वो अकबर द्वितीय था। क्लियर हो गई? अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में यदि देखें तो राजा मोहन रॉय को कहा जाता है आधुनिक भारत के अग्रदूत। ठीक है, आधुनिक भारत के अग्रदूत। अब होता है कि सर आप इन पर क्यों चर्चा करना चाहते हो। तो देखो, चूंकि हमें राजा राम मोहन रॉय पर चर्चा करने का एक मकसद मिल गई है, और वह मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पता है कि बिरसा मुंडा जो हैं उनकी 150वीं जयंती मनाई गई थी। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बिरसा मुंडा की यदि बात किया जाए तो बिरसा मुंडा के 150वीं अभी जयंती जो था, ये जयंती मनाया गया। क्लियर हुआ? और ये जो जयंती यहाँ पर मनाई जा रही थी, इसी के दौरान एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, और यहीं पर कहा गया है उस जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जो कार्यक्रम चल रहा था बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का 150वीं जो जयंती चल रही थी, इसमें जो कार्यक्रम हो रहे थे, ठीक है, तो इस कार्यक्रम में एक विवादास्पद कह सकते, विवादास्पद एक घटना घटती है,
और इस विवादास्पद घटना का नाम है कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक विवादास्पद शब्द बोले गए, और वह शब्द जो था वो था कि राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश एजेंट थे, मिशनरियों का सहयोगी। ठीक है, इन्हें कहा गया ब्रिटिश एजेंट कहा गया। ध्यान देना, इनको ब्रिटिश एजेंट कहा गया। और दूसरा यदि देखा जाए तो जो मिशनरी होते हैं, यानी जो चर्च होती थी, जो मिशनरी होते थे, मिशनरियों का सहयोगी कहा गया। मिशनरियों का सहयोगी कहा गया। ठीक है, और जैसे ये दो स्टेटमेंट जारी इनके बारे में किया गया, उस समय से कहेंगे कि यह पूरे के पूरे जो राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं, ये राजा मोहन रॉय जो समाचार की जो सुर्खी होती है, ये समाचार की सुर्खियों में अब ये बन जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें आज राजा राम मोहन रॉय के बारे में बहुत बेहतर ढंग से हमें आपको बताना होगा, और यहीं से विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि इस 150वीं जो जयंती मनाई जा रही थी, इसी जयंती में कहा गया कि राजा राम मोहन राय तो अंग्रेजों के गुलाम थे, राजा राम मोहन राय तो अंग्रेजों के एजेंट थे, ये तो मिशनरी के सहयोग किया करते थे। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो इनके लिए जो इमेज बना हुआ था लोगों में, एक नकारात्मक इमेज फैलाने की कोशिश किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि राजा राम मोहन राय कौन थे। तो देखिए, इनका पूरा नाम तो आपको सभी को हमने बता ही दिया कि राजा राम मोहन राय को पूरा यदि नाम देखा जाए तो इनका नाम क्या था? राम मोहन राय। क्या नाम था? राम मोहन राय, यही इनका पूरा नाम था। ठीक है, बल्कि राजा का जो उपाधि दिया वो अकबर द्वितीय ने दिया था, इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो इनका यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुई थी बाबू लोग, है ना, तो इनका जन्म ओवरऑल 22 मार्च, ठीक है, थोड़ा सा देख कर लिया जाए, तो इनका जन्म जो था वो 22 मई 1772 को हुआ था। यदि जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। और 1772 में जिनको जन्म हुई थी वो राधानगर, जगह का नाम क्या रहेगा? राधानगर। ये राधानगर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में राधानगर कहाँ पर रहा है? तो हुगली जिला के याद रखिएगा। ठीक है, हुगली। तो हुगली जो जिला है, हुगली जिला में एक राधानगर है, और वहीं पर 22 मई 1772 को राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? अब इनकी जन्म के साथ साथ एक और पॉइंट बनेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, फिर लंबी बात करेंगे। तो देखिए, इनकी राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यह मृत्यु हुआ 27 सितंबर 1833। कब? 27 सितंबर 1833 का इनका मृत्यु हुआ, और मृत्यु हुआ था देश से बाहर, यानी इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ? यानी ब्रिस्टन के नाम सुना होगा, तो ब्रिस्टन जो है, ब्रिस्टन यानी ब्रिटेन, तो ब्रिस्टन ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब होता है कि जैसा कि हमने बताया है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, तो इनका राजा की जो उपाधि था, ठीक है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया था, क्योंकि ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनको ये जो था ये देने वाले कौन थे, तो वह व्यक्ति का नाम था अकबर द्वितीय। वो आपको जानना ही होगा कि राजा राम मोहन राय को हम यदि आधुनिक भारत की बात करें तो इसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है ना। इनके बारे में हम यदि याद किया जाए तो हम कह सकते हैं इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता, पुनर्जागरण के इन्हें पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत के यदि देखा जाए तो आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं इनको, ये भी याद करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में जो एक पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वह होता है कि ये कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक। कौन थे भैया? तो ये सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए रहेगा, ब्रह्मा समाज के संस्थापक, ब्रह्मा समाज के संस्थापक। ठीक है, तो देखो इतने सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। देखो पूरी की पूरी हम ऑपरेशन आज कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय
का जन्म कहाँ हुआ? तो 22 मई 1772 को इनको राधानगर पश्चिम बंगाल हुगली में हुआ था और 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टन ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका राजा का उपाधि देने वाला जो था अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। ब्रह्मा समाज जो थी, ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। और इस तरह से अभी वर्तमान में सुर्खी में आने के पीछे रीजन इतना ही है कि राजा राम मोहन रॉय को कहा गया कि ब्रिटिश एजेंट थे, कहा गया कि मिशनरियों के सहयोग करते थे। अब होता है कि इससे रिलेटेड अब हमें जितने भी आज हम ऑपरेशन करेंगे वो राजा राम मोहन रॉय से ही रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय के यदि प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछने को मिलता है और देखने को मिलता है। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के यदि हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जैसा कि हमने तो एक क्या थे कि धनी ब्राह्मण यदि कह सकते हैं तो धनी ब्राह्मण, ठीक है, धनी ब्राह्मण घराने में कहेंगे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिताजी का यदि बार बार कभी बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इनके पिता जो थे रामाकांत रॉय जो थे, रामाकांत रॉय, ठीक है। और इनके पिताजी उस समय आप देखिएगा ना तो ब्रिटिश शासन की यदि हम बात करें या मुगल की बात करें तो मुगल जो दरबार था, मुगल दरबार में नौकरी करते थे। कौन थे? तो मुगल दरबार यदि देखा जाए तो मुगल दरबार में ये नौकरी करते थे। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के जन्म जो हुई थी यह एक धनी ब्राह्मण घराने या धनी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी रामाकांत राय थे जो कि मुगल जो शासन थी, मुगल जो दरबार था वहां पर ये नौकरी किया करते थे। और 14 एक्चुअली देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय जो थे इन्होंने 14 भाषाओं, ठीक है, का इनके पास ज्ञान था। एक दो नहीं, 14 भाषा का इनके पास ज्ञान था। जैसे हिंदी और बांग्ला तो होता ही है, इसके अलावा संस्कृत जानते थे, ये फारसी का ज्ञान इनके पास था, इनके पास अरबी के ज्ञान था, इनके पास अंग्रेजी का ज्ञान था, इनके पास यदि देखिएगा तो बांग्ला, ग्रीक, लैटिन जैसे जो भाषाएं थी ये सभी भाषाओं के इनके पास ज्ञान थी। और सबसे खुशी की ये बात है कि मात्र 15 वर्ष के जब थे, ठीक है, 15 वर्ष में यदि देखिएगा तो चाहे हमारा गीता होता है, उपनिषद होता है, वेदांग होता है, तो हम कह सकते हैं चाहे वेदांग की बात करते हैं, वेदांग या वेदांत, ठीक है, वेदांग या वेदांत जो भी आप कहेंगे, ठीक है। तो चाहे वेदांत होता है, चाहे आप कह सकते हैं उपनिषद होता है, उपनिषद। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इस्लाम धर्म की यदि बात किया जाए तो इस्लाम का ज्ञान जो था इन्होंने प्राप्त कर लिया था। इस्लाम ज्ञानों में भी सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो जो सूफी विचार होती है, इस्लाम ज्ञान में जो सूफी विचार होता है, ये सूफी विचार पर इनका एक बहुत पकड़ हो गई थी। और इस तरह से 14 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ हिंदू धर्म तो ये जानते ही थे क्योंकि वेदांग, उपनिषद ये सब के इनके पास ज्ञान थी। इसके अलावा इस्लाम धर्म का भी ज्ञान इनके पास बहुत अच्छी खासी इनके पास थी। और 16 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा कि 16 जब साल उम्र हुआ था तो 16 वर्ष के उम्र में यानी एज में इन्होंने क्या किया कि पहली बार यदि देखेंगे तो इन्होंने पहली बार मूर्ति पूजा जो होता है, यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध कहेंगे कि इन्होंने एक लेख लिखा था, ठीक है। यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ इन्होंने एक लेख लिखा था, ऐसे समझो, इन्होंने एक लेख लिखा, ठीक है। और यही जो इन्होंने 16 साल की उम्र में मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो इन्होंने लेख लिखा, यहीं से कहीं न कहीं इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। और अंतिम रूप से आप देखिएगा कि 16 साल की उम्र में जैसे इन्होंने छोड़ा लिखा, और यही 16 साल की उम्र में इनको घर जो था, घर त्यागना या घर को त्यागना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। जिसके कारण जो मूर्ति पूजक थे, जिनकी आस्था पर कहीं न कहीं प्रश्न होती है, और इस तरह से इनका विरोध होना शुरू होता है राजा राम मोहन राय जी का। और जब विरोध होता है तो इनको अंतिम रूप से घर से निकाल दिया जाता है, घर से छोड़ने को इनको मजबूर कर दिया जाता है और ये जाकर के घर को छोड़ देते हैं। तो ये इनका एक लंबा इतिहास रहा। हाँ, एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण होगा कि यदि हम इनका करियर की बात करें, करियर समझते हो, इनका जीवन की यदि बात करें तो देखो इनका जीवन लीला की यदि बात करें बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 1803 से लगभग 1803 से लेकर के 1814 तक देखिएगा तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। क्लियर हुआ? तो इस समय ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी था यहाँ पर दीवान का नौकरी करते थे। क्लियर हो गया?
लेकिन 1814 में यदि देखेंगे तो 1814 में इन्होंने नौकरी छोड़ देते हैं, और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने इस समय पूरा के पूरा जो था सामाजिक जो सुधार होता है, यानी समाज सुधार जो होता है, ये समाज सुधार पर इन्होंने फोकस अपना जीवन को कर दिया। यानी स्टार्टिंग के दिनों में यदि देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ नौकरी भी किया, और नौकरी का पद जो था इनका दीवान का पद था। दीवान का मतलब क्या होता है? जो रेवेन्यू को कलेक्शन करता था। क्लियर हुआ? तो ये रेवेन्यू का कलेक्शन भी करते थे, लोगों के बीच में यदि विवाद कोई होती थी तो उस विवाद को भी खत्म करते थे। और इस तरह से इन्होंने 1814 में अंतिम रूप से इनका जो करियर देखा जाए तो इन्होंने छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद 1824 में जब 14 में छोड़ते हैं तो उसके बाद समाज सुधार पर इन्होंने फोकस किया। और इसी दौर में 1828 में, याद रखेंगे, इसी दौर में यदि हमें एक इतिहास और आपको बताएं तो यहाँ पर याद रखें इनके द्वारा होता है क्या, 1828 में इन्होंने ब्रह्मा सभा, याद रहेगा, ब्रह्मा सभा जिसे हम ब्रह्मा समाज कहते हैं, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। क्लियर हुआ? ब्रह्मा समाज की जो स्थापना इन्होंने किया था वह 1828 में किया था, क्योंकि 1828 में ब्रह्मा सभा नाम थी, जिसे आगे चल के इसको ब्रह्मा समाज कह दी गई। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना यदि देखेंगे तो इन्हीं के द्वारा किया गया, और वह था 1828 में। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जो जिनको कहा गया कि अंग्रेजों के एक एजेंट थे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप सभी को इतिहास में पता है कि इन्हीं के द्वारा 1829 की यदि बात किया जाए तो 1829 में, क्योंकि इस समय अंग्रेज की सरकार थी, और 1829 में आप देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम सुना होगा, है ना। तो लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने भारत में सबसे पहली बार सती प्रथा जो थी, ये सती प्रथा को खत्म किया। क्लियर हुआ? सती प्रथा जो हमारे भारत में जो थी, वह सती प्रथा को इन्होंने सबसे पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से, ये भी लिख देते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, बंधित किया गया। तो इस तरह से जो सती प्रथा का पूरा के पूरा जो सती प्रथा का कह सकते हैं कि ये जो क्रेडिट दिया गया था, यह क्रेडिट राजा राम मोहन रॉय को दिया गया। राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्हीं को इसका पूरा क्रेडिट दिया गया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने जिस तरह से उस समय बुराइयां जो थी, समाज की बुराइयां जो थी, इसे लड़ रहे थे, इसे समाप्त करने की हर संभव कोशिश किए। इनके द्वारा जो विधवा विवाह होता है, तो विधवा विवाह समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन, विधवा विवाह छूट गया ना, तो विधवा विवाह समर्थन किया गया। इन्होंने कहा कि विधवाओं को भी शादी होनी चाहिए, उनका भी एक जीवन है, उनका भी जीवन का एक आधार तैयार होनी चाहिए, उन्हें भी पुनर्शादी की यदि बात किया जाए तो होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बहु विवाह की यदि बात किया जाए तो चाहे हम बहु विवाह की बात करें, हम बाल विवाह की बात करें, ठीक है, आप कह सकते हैं जाति प्रथा, तो बाल विवाह की आप बात करेंगे, आप जाति प्रथा की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं ये सारे जो थी, ये सारे हमारा सामाजिक कुरीतियां था, सामाजिक बुराइयां थी। और इसका कट्टर यदि देखा जाए तो इसका ये पूर्ण रूप से कहेंगे कि विरोध करते थे। ठीक है, हाँ, इसका नेतृत्व में यदि देखा जाए तो इनके नेतृत्व क्षमता में बहुत सारे चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इनके द्वारा यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार यदि देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा लाया गया कि भाई महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो। हाँ, महिला शिक्षा की यदि बात किया जाए तो महिला, या कह सकते हैं बालिका शिक्षा, तो ये बालिका शिक्षा की यदि बात किया जाए तो बालिका शिक्षा पर इन्होंने नेतृत्व किया। इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए महिलाओं को शिक्षित करना होगा, कुछ भी हो जाए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार उनको देना होगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि महिला का शिक्षा का जो अधिकार था, तो शिक्षा का अधिकार पर इन्होंने अपना फोकस किया और इन्होंने कहा कि समाज में सभी को एक समान होने की जरूरत है, इसलिए उनको भी एक तरह से अधिकार दिलाने की बात किया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा थी, जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो हमारी पश्चिमी जो विज्ञान साइंस था, इसको भी कहीं न कहीं बढ़ावा देने की कोशिश हर संभव कर रहे थे। हाँ, अब इनके बारे में एक और हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों,
और वह होगा कि इनकी कुछ उपलब्धि आप जान जाइए, ठीक है। इनके द्वारा आखिर क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई, तो इनका उपलब्धियां यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के बहुत सारे जीवन में भैया उपलब्धियां रहे हैं। जैसे सबसे पहली बार यदि इनकी उपलब्धि की बात किया जाए तो हमने अभी जस्ट बताया कि इनकी उपलब्धि 1829 में इन्होंने सती प्रथा जो था, ये सती प्रथा का उन्मूलन जो था इन्हीं के द्वारा कराया गया। तो एक हम कह सकते हैं पहला तो इनका जो हम कह सकते आधार जो थी यह इनके लिए मिला। 1828 में यदि देखिएगा तो 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज या ब्रह्मा सभा की हमने बात किया था, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना इन्होंने किया। ब्रह्मा समाज की स्थापना इन्होंने किया और इस ब्रह्मा समाज की स्थापना के माध्यम से आप कहेंगे कि एकेश्वरवाद जो था, ठीक है, एकेश्वरवाद यानी भगवान एक होते हैं, अनेक नहीं, भगवान एक होते हैं। तो यह कंसेप्ट इन्होंने दिया। मूर्ति पूजा का विरोध देखेंगे तो मूर्ति पूजा जो था, इस मूर्ति पूजा का विरोध इनका एक, ये भी आप कहेंगे कि इनका एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में हम रख सकते हैं। उसके अलावा यदि देखा सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को अपनाने, सभी धर्मों के अच्छे गुणों को अपनाना इनका एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि इनके दौर का एक खूबसूरती हम मान के चलेंगे। और इस दौर में यदि देखेंगे तो राजा मोहन रॉय के दौर में हम ये भी कहेंगे 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज सुना होगा, तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था, सबको याद होगा। तो जो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई, अब इसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आप ये कह सकते हैं अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के सहयोग से कह सकते हैं इसको स्थापित किया गया था, कि स्थापना सहयोग से इसको स्थापित किया गया। तो ये जो हिंदू कॉलेज उस समय जो कोलकाता में खोली गई, तो ये हिंदू कॉलेज के भी स्थापना में कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय का यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय का इसमें एक बहुत बड़ी योगदान को हम मान के चलते हैं। उसके अलावा यदि देखें 1822 में आंग्ल हिंदू स्कूल, 1822 में आप देखेंगे तो आंग्ल या एंग्लो भी आप कह सकते हैं, आंग्ल आपका हिंदी होता है, हिंदी में इसको, अंग्रेजी में इसको आप एंग्लो कह सकते हैं। तो एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना इनके द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय जो होंगे वो अंग्रेजी शिक्षा भी लेंगे, अंग्रेजी जो हमारा कल्चर होती है उसको भी यहाँ पर समाहित करने की कोशिश किया गया। वेदांत कॉलेज की स्थापना इसी समय में, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ये सभी जो थे इनके द्वारा, यह लगभग 1822 के दौर में देखिएगा तो 1822 में इन्होंने शुरू किया। इनके दौर में यदि इनकी उपलब्धियों की बात करें तो एक 1825 आता है, पहली बार बांग्ला साप्ताहिक इन्होंने शुरू किया था। तो 1825 में आप कहेंगे पहली बार बांग्ला साप्ताहिक अखबार जो होता है, जिसको आप न्यूज पेपर कहते हैं, ठीक है, तो अखबार संवाद कौमुदी या कुमौदी, क्या पूरा नाम था याद है? संवाद कौमुदी, शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया। तो देखो ये सारे जो है आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी यदि आप डेटा केवल याद कर लेंगे तो भी अच्छा। और उतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया था, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। बताओ, इतने बड़ी बड़ी चीजों को इन्होंने कहा, और ऐसे व्यक्ति को अभी के डेट में कहा जा रहा है कि भैया ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के ये थे वे थे,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां हैं और इस पे हमें कुछ न कुछ और समझने और इसमें विरासतों को जानने की जरूरत होगी। ठीक है, हाँ, इनके द्वारा कुछ किताबों के भी नाम आता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि किताब होता है या अखबार की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अखबार यही पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये राजा राममोहन रॉय के द्वारा 1825 में लिखी गई और यह बांग्ला में देखिएगा तो पहली बार साप्ताहिक एक जो था एक अखबार को यहाँ पर निकाली गई। हाँ, इनके बहुत सारे किताब भी हैं। यदि इनकी ग्रंथों की बात आप करेंगे तो इनके बहुत सारे इनके ग्रंथ भी हैं, या कह सकते हैं इनके बहुत सारे इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे साहित्य का भी निर्णय या बहुत सारे इन्होंने साहित्य को भी लिखा है। जैसे इनकी साहित्य में यदि देखा जाए तुहफल उल मुवाहिदीन, तुहफुल या तुहफल उल मुहाविदीनी नाम का इन्होंने एक पहली बार यदि देखेंगे तो उर्दू में 1804 में एकेश्वर पर पहली पुस्तक लिखा था। 1804 में एकेश्वर पर पहली पुस्तक इन्होंने लिखा था, तो उसका नाम था तुहफल उल मुहाविदीनी। तो ये इनका द्वारा था। उसके अलावा इनके बाद वेदांत ग्रंथ जो अन्वय करते हैं, संस्कृत से इसको वेदांग जो था बांग्ला में अनुवाद किया था वेदांत ग्रंथ। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए, इसमें वेदांत शास्त्र भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो था ये हमारी दौर जो थी, ये यदि देखा जाए तो राजा राममोहन रॉय जी के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं पूरी की पूरी। अब देखो ये राजा राममोहन राय, इससे रिलेट आपसे जो भी क्वेश्चंस होंगे आराम से आप बना लेंगे, क्यों विवाद में आया, क्या हुआ, ये सारे चीज़ों को आपको एकदम बहुत अच्छे से इसको जानने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम लोग टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक उल्लास योजना आई है और इस उल्लास योजना से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर है आपका उल्लास, यानी उल्लास ये उल्लास जो है एक भारत सरकार की स्कीम है। ये उल्लास योजना जो है ये हमारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से सरकार चाहती है कि देश से निरक्षरता जो है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य यदि देखा जाए तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि देश से यदि हम निरक्षरता की बात करें तो हमें देश से निरक्षरता को खत्म करना है, निरक्षरता को खत्म करना यह सरकार की एक योजना है। और इसका टारगेट जो हमारा है यह हमारा अंतिम रूप से 2026 होगा, यानी 2026 तक हम लिटरेसी को लाएंगे। भारत से किसी न किसी हालात में यदि देखा जाए तो हम निरक्षरता को हम खत्म करेंगे। तो न्यू भारत यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उल्लास योजना लाई गई है। जहां पर उल्लास का यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेसी या लाइफ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जहां पर भी कैपिटल कर रहे हैं उसका मतलब है कि उसका हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग फॉर ऑल इंडिया या फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी, यह आपका है फुल फॉर्म। यू अंडरस्टैंडिंग, ध्यान देना, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, एल का मतलब लाइफ स्टाइल, एल का मतलब लर्निंग, ए का मतलब ऑल और एस का मतलब सोसाइटी, यानी यू है ना उल्लास। तो यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी,
यानी समाज के सभी लोगों को हमें पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना है, यानी समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ, समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा का समझ हमें स्थापित करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उल्लास योजना लाई है, जिसका मेन मकसद है कि 2026 तक 15 वर्ष से अधिक के निरक्षर जो लोग हैं, निरक्षर लोगों को साक्षर करना, यह सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। तो उन सभी वयस्कों को साक्षर बनाना, जिनका भी हम कह सकते हैं 15 साल, यानी औपचारिक रूप से उन्हें हमें शिक्षित करने का काम दिया गया है। और इस तरह से कहेंगे कि जो उल्लास योजना है, उल्लास योजना बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब होता है कि इस उल्लास योजना के तहत भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे पहली बार, क्योंकि 2011 की जनगणना देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो था केरला के था, लेकिन आप सभी को पता है कि आज केरला जो है नीचे गिर चुका है। उल्लास योजना को आने के बाद भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित कोई राज्य है, उसका नाम मिजोरम है। तो अब हम इस डेटा को और खंगालने की हम कोशिश करेंगे। तो उल्लास योजना के तहत यदि देखा जाए, नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत यदि देखा जाए, तो हम कहेंगे पूर्ण साक्षर राज्य जो भारत के बन गए। ठीक है, तो कहेंगे पूर्ण साक्षर राज्य जो देश के अभी बन गए हैं वो कौन कौन। तो पहला यदि देखा जाए तो पहला आपका हो गया है मिजोरम। क्लियर हुआ? अब पहला आपका मिजोरम हो चुका है। यदि आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा और खास तौर पर उल्लास योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यदि देखा जाए, यहां पर ऐसे भी कर देता हूं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश का पूर्ण साक्षर राज्य की यदि बात किया जाए तो पहला राज्य हमारा जो हो गया मिजोरम हुआ। दूसरा यदि देखिएगा तो आपका दूसरा स्थान पे अब गोवा हो चुका है, केरला फेंका चुका है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, तीसरा आपका त्रिपुरा, चौथा हिमाचल, तीसरा आपका त्रिपुरा और चौथा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया है, हिमाचल प्रदेश। यानी ये भारत के 4 ऐसे राज्य हो चुके हैं जो 100% शिक्षित हो गए हैं। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस सभी राज्यों में 15 साल या 15 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन सभी को लगभग 95% साक्षरता हासिल हो गई है। ठीक है, ये सभी में 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में साक्षरता दर 95% से अधिक हो चुका है, 95% से अधिक हो चुका है। और इस तरह से भारत में सबसे साक्षर राज्यों की बात किया जाए तो पहला आपका मिजोरम हो गया, सेकंड आपका गोवा हो गया, थर्ड स्थान पे त्रिपुरा, चौथा पर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो पहले की यदि बात करें तो मिजोरम में लगभग 98 पॉइंट, यहाँ पर देखा जाए तो 98.2% लोग जो हैं ये 15 साल से अधिक जो हैं वो कहीं न कहीं साक्षर देखने को मिले। वहीं गोवा की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर 99.72% लोग हो गए। लेकिन प्रश्न है कि यहाँ साक्षर लोग 99.72% हो गए, लेकिन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास योजना के तहत भारत में सबसे पहला साक्षर होने वाला यदि कोई राज्य है तो उसका नाम आएगा मिजोरम ही आएगा। क्लियर हुआ? गोवा। उसके बाद 95.6% जो होगा, ये 95.6% जो है ये आपका त्रिपुरा का हो चुका है। और अंत रूप से हिमाचल प्रदेश के देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश आपका चौथा स्थान पर आता है, इसलिए पूरी की पूरी डेटा नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 24 जून 2024 को एक और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 24 जून 2024 को लद्दाख जो है, ठीक है,
लद्दाख जो भारत का क्या है, यूनियन टेरिटरी है, याद रखेंगे। तो यूनियन टेरिटरी में हम बात करेंगे पहला, क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है कि यूनियन टेरिटरी में पहली इन्होंने कौन हासिल किया, तो लद्दाख पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के 100% जो है साक्षर राज्य के साथ साथ आपका कौन सा यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इसको भी आप आराम से इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर हो गई। अब देखिएगा इसको जो मोड हमने बताया, तो थोड़ा सा इसको हम लोग और कर लेते हैं। इस मोड को 2026 नहीं करके सरकार 27 कर दी है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम लोग संशोधन कर लेते हैं। तो ये जो योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई, जिसको हम कह सकते नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो योजना लाई गई, इसे पहली बार उल्लास योजना जो था, ये भारत सरकार जो था इसको लॉन्च जो किया, ये लॉन्च जो हुआ है, ये लॉन्च आपका 2022 में हुआ, और 2022 से लेकर के 2027 तक जो है ये मोड को चलाया जाएगा। इस मोड में इसको चलाया जाएगा, और ये मोड के माध्यम से जो भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इस लक्ष्यों को प्राप्त करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वयस्कों को पूरा का पूरा साक्षर करने की कोशिश किया जाएगा। तो यह जो योजना एक तरह से कहेंगे यह है कि भारत में जो निरक्षरता है, देश से निरक्षरता को खत्म करना होगा, और इसी के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है उल्लास योजना को लाई गई है। तो ये आपको पूरी की पूरी डेटा जो है, इस डेटा को भी आपको याद रखना होगा कि कौन सी राज्य सबसे ज़्यादा इसे हासिल किया है। बाबू लोग आप हमें बताएंगे कैसा लगा आज का जो करंट अफेयर का जो आपकी टॉपिक रही, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, सो हमें बताइएगा जल्दी। अच्छे से समझ में आ गई। तो आज हमने केवल ऑपरेशन ही ऑपरेशन किया है, बिहार के चुनाव का हमने ऑपरेशन कर दिया है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय को भी 150वीं जयंती जो मनाई गई, बिरसा मुंडा, उसमें उनको कहा गया कि ये अंग्रेजों के एजेंट थे, ये मिशनरियों का सहयोगी थे। तो आखिर उनको उचित कहना है या नहीं कहना है, ये चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद भारत सरकार की जो उल्लास योजना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक योजना चल रही है, इसके माध्यम से भारत में निरक्षरता को खत्म किया जाएगा 2027 तक। तो ये सभी डेटा को आज हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले एपिसोड में फिर आएंगे, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।